राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, EMRS की हमारी ये सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम वेरियस एस्पेक्ट, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है PYQ लगा रहे हैं। और आज बारी है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले PYQs करने की, जिसमें हम TGT के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि EMRS 2023 में पूछे गए हैं और चांसेस हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज अगर आप देखेंगे EMRS ये वाले एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम ओनली फैक्चुअल डेटा ही प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को जो है हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो हमारा थीम है उसको एक बार मन में ध्यान से सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, जो कि बोलता है कि देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जिंदगी को सही जीने का सही मायने में तरीका जो है वो सिंपल चीज़ों में ही है। ठीक है, हम जो है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और वहाँ पे चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो सिंपल रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते रहिए और अच्छे मन से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है EMRS का एग्ज़ाम दीजिए। चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये: Which of the following is the least likely a factor affecting learning, readiness, co-curricular activities, imitation या मैच्योरेशन? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये चारों जो फैक्टर्स दे रखे हैं आपको, रीडीनेस हो गया, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, इमिटेशन हो गया, मैच्योरेशन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से सबसे कम करेगा। लीस्ट मतलब सबसे कम करेगा। देखो, रीडीनेस का हिंदी में मतलब होता है तत्परता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में समझाऊं मैं, कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है जो सीखने की कोशिश कर रहा है, अगर वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड होगा तभी तो वो नई चीज़ों को ग्रैस कर पाएगा, चाहिए तो वो नई चीज़ों को सीख पाएगा, है ना? समझ रहे हो? तो दैट इज रीडीनेस, योर विलिंगनेस टू लर्न। तो ये तो भाई देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है। बात करते हैं हम करिकुलर एक्टिविटीज़ की, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम इमिटेशन की बात करते हैं। इमिटेशन, इमिट करना यानी कि अनुकरण। ठीक है, अनुक्रमण नहीं, अनुकरण। इसका मतलब क्या है कि दूसरों को ऑब्जर्व करना, करके सीखना। मतलब इमिटेट मतलब कि नकल उतारना। समझ रहे हो कि दूसरा जो है, मतलब कि जैसे बोलते नहीं है कि आपने वो कथन जो है सुना होगा कि बच्चे वैसा ही करते हैं जैसे उनके माँ बाप को वो देखते हुए बड़े होते हैं। ठीक है, तो हैबिट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान जो है किसी के आप ऐसा समझ लो, माता पिता जो है वो सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके बच्चे में भी वो जो हैबिट है वो डेवलप हो ही जाएगी, इमिटेट करते हुए, देखते हुए। अगर किसी के माँ बाप जो हैं वो हर किसी से हंस खुल के बात करते हैं, तो उसके बच्चे भी लाइकली टू उसी तरह के इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बचपन से वो देखते आ रहे हैं। तो दैट इज इमिटेशन, अनुकरण। मैच्योरेशन मतलब क्या है? मैच्योर होना, यानी कि परिपक्वता। ठीक है, अब देखो, अब मैच्योर मतलब क्या है? मैच्योर का मतलब है फिजिकली एज वेल एज मेंटल। आपको पता है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको सीखने के लिए एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए होता है। समझ रहे हो? एक परिपक्वता चाहिए होती है। ठीक है, एक लेवल के बाद ही वो बच्चे समझ पाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बात करूं करिकुलर एक्टिविटीज की, तो देखो, को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वो एक्टिविटीज जो हम घर के बाहर परफॉर्म करते हैं, राइट? और ये ज्यादातर किस में हेल्प करती है? ये आपकी मतलब कि
सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो उससे बच्चा सीखता तो है लेकिन लाइकली टू मतलब इतना ज़्यादा उसका उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो हंस खेल के हम करते हैं वो हमारे जहन में ज़्यादातर ऐड नहीं होती हैं। दिस आर अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन, है ना। हमें उस टाइम पे मज़ा आया, इंजॉय किया, घर आ गए, वो चीज़ भूल गए। समझ रहे हो? तो ये एक फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है, बट ये लीस्ट इफेक्ट करता है। बिकॉज इसका मैं आंसर भी देता हूं, बिकॉज इट इज यूज टू प्रमोट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन इससे बढ़ता है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है, ये चीज आपको समझनी है ना। एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है बच्चे को या लर्नर को। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आप समझ पाए होंगे। और थोड़ा सा हम देखें तो ये 5 फैक्टर्स और देख लीजिए जो कि लर्निंग को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि बोलते नहीं है कि आज में जियो, आज में जियो, पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। दैट इज माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे आपका फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो उससे क्या है, आप चीज़ें बेहतर सीखते हो। मान लो आप बैठे हुए हैं, कोई इंसान जो है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो कल में है कि कल मुझे जो है पिकनिक पे जाना है या कल मुझे यहाँ जाना है, तो आप क्या वो चीज़ सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। सेकेंड है आइडेंटिटी, योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी, है ना, खुद को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नेविगेटिंग आइडेंटिटी। ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, वो भी कोई नई चीज़ देख के ना उनको मतलब जिज्ञासा होती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, इसके बारे में पता करना है ना। तो दैट इज आइडेंटिटी, आपकी बेसिक पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, वो भी इंपैक्ट डालती है लर्निंग पे। थर्ड है लर्नर वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो है अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उससे ज़रूर सीखते हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है, अच्छा हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, आप उससे सीखते ही हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट डालती है, एक बॉक्स क्रिएट करती है वो, जहां पे वो चीज़ स्टोर होती है। और फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर टाइप की सिचुएशन आती है तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो लर्नर वेरिएबिलिटी के अंदर आएगा लाइफ एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंटल स्टेट एंड लर्निंग डिफरेंसेस। थर्ड है मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन का मतलब सबको पता है। ठीक है, अब मोटिवेशन जो है टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट्स। पर मोटिवेशन एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, सेल्फ एफिकेसी प्रोवाइड करती है और सेंस ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न कुछ नया सीखने के लिए। थर्ड है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है, फोकस अटेंशन। ठीक है, आप जो है आपका माइंड जो है वो स्थिर है, वो जहां आप जो चीज जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग जो है वहीं पे, दैट इज फोकस अटेंशन। इफेक्टिव प्रैक्टिस है ना, मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, हाई क्वालिटी फीडबैक भी आपको मिलता है, मीनिंगफुल एनकोडिंग भी मिलता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं या कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जो है इमेज चलेगी। जब भी आप कोई कहानी पढ़ेंगे, आप नोटिस करना, कोई बुक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो है एक स्टोरी ऑलरेडी प्ले हो रही होगी, तो वो आपको सीखने सोचने में मजबूर करती है कि ये इस इंसान ने क्यों किया, इसके जैसा ये भी कर सकता था, है ना। तो आप मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को जो है उस टॉपिक के अराउंड जो है अपने आप को इवॉल्व करते हैं, उससे जो है आपकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये 5 फैक्टर्स भी हैं जो लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आपको देखनी है, ध्यान रखनी है। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ आईसीटी टूल्स इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अब देखो इसका मतलब समझो पहले।
लर्नर सेंटर्ड, ये दो शब्द का मतलब कि जो अप्रोच है वो लर्नर के ऊपर सेंटर्ड है, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे सीखने वाले हैं, है ना, तो उनके ऊपर केंद्रित जो अप्रोच होती है दैट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा आईसीटी टूल्स जो है वो लर्नर सेंटर अप्रोच में यूजफुल नहीं होता है। क्या वो कंस्ट्रक्टिव है, क्या वो कम्युनिकेटिव है, क्या वो इंफॉर्मेटिव है, क्या वो सिचुएटिंग है। ये सब आंसर करने से पहले, ये सारे ऑप्शन समझाने से पहले मैं आपको आईसीटी के बारे में थोड़ी सी बात समझा देता हूं कि आईसीटी क्या होता है। देखो, आईसीटी का सिंपल फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तीन शब्द हैं, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। पहले का है इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो। कम्युनिकेशन है ना, जो आप इंटरेक्शन है, आपका कन्वर्सेशन होता है टीचर्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज कम्युनिकेशन। थर्ड है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो है पढ़ाई सिखाने में क्या उपयोग है ना। ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है आईसीटी, एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आईसीटी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, विद द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स, यहां पे ये भी लिख लो, विद द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स। अब ये आईसीटी टूल्स का यूज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आप समझेंगे। पहली बात क्या है कि पार्टिसिपेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर्स के बीच को ये बढ़ाता है, मोर इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, आईसीटी मतलब कि जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स में जो आपने देखा होगा, अगर वीडियो वगैरह देखते होगे यूट्यूब वगैरह, तो जो टीचर्स हैं वो डिजिटल बोर्ड्स में समझाते हैं। उसमें क्या है, मान लो कोई टॉपिक है, मान लो हम जो है शाहजहां के बारे में बात कर रहे हैं कि उस शाहजहां ने ये बनवाया, तो रेदर देन उसको लिखने से अच्छा है कि मैं उसकी एक फोटो आपको दिखाऊं कि भाई ये ताजमहल है, ये किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। तो आपके दिमाग में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और अगर मैं फोटो विजुअल्स एंड ऑडियो की मदद से आपको पढ़ाऊंगा तो आप जो है इंटरेक्शन आपका बढ़ जाएगा, आपको लेक्चर बोरिंग नहीं लगने लगेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी यही बोलता है, मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजियर, डेवलप क्रिएटिव स्किल्स। अब देखो, क्रिएटिव स्किल्स कब डेवलप होती है, आप नॉर्मल सी बात समझो, अगर आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, आप कुछ तर्क वितर्क कर पा रहे हो, तब आपकी जो है क्रिएटिव स्किल्स एक्टिव हो पाएंगी। राइट, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं नॉर्मल जो है एक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो हमारे पहले के ब्लैक बोर्ड होते थे, है ना, वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड रख गया, चौक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ी देर ध्यान से पढ़ोगे, फिर एक टाइम बाद आप बोरियत फील करने लग जाओगे। वहीं जो है, मान लो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं कहानी भी सुना रहा हूँ, कहानी दिखा भी रहा हूँ कि ये राजा था, इसने ऐसा किया, और फिर ये मतलब ये इसके किंगडम में बहुत सारे हाथी थे और मैं वो हाथी वाली फोटो दिखाई आपको। ठीक है, समझ रहे हो। तो इससे क्या है, आप उस जोन में, उस एरिया में आप अपने आप को पाएंगे माइंड में। ठीक है, आप सोचने लगेंगे कि हाँ यार, उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, ऐसे टेंट वाले मार्केट लगते थे, हम बीच से गुजर रहे थे, ये वो सब कुछ। तो ये क्या है, क्रिएटिव स्किल्स को इनहेंस करता है और साथ साथ टीचिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, हेल्प्स इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि आप जो है देखते हैं टेलीग्राम वगैरह पे या फिर कहीं और पे जो क्विज चलती हैं, दैट इज क्या है, वो भी आईसीटी टूल्स का ही एग्जांपल है। रेदर देन ऑन पेपर, आप फटाक से एक बटन दबाया, आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया और तुरंत आपको आंसर भी मिल गया। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट में भी जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो पीवाईक्यूज हम लगाते हैं, वो सब क्या है, ऑनलाइन टेस्ट क्या है बेसिकली, ये किस लिए हेल्प कर रहे हैं, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में, और उसी से जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। पता चलता है कि बच्चा जो है किस एरिया में वीक है ना, किस एरिया में वीक है। अगर मैथ में वीक है तो मैथ में किस एरिया में वीक है, अरिथमेटिक में वीक है, ट्रिग्नोमेट्री में वीक है, किस में वीक है, वो पता चलता है। सेकंड जो है, अप टू डेट कंटेंट भी मिलता रहता है ना, और इट्स प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट है आईसीटी का एजुकेशन में। तो ये कुछ यूज हैं आईसीटी के एजुकेशन में। ठीक है, अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, जो कि पूछ रहा था कि कौन सा इनमें से जो है लर्नर सेंटर अप्रोच में यूजफुल नहीं होता। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, तो कंस्ट्रक्टिव आईसीटी टूल्स में क्या आता है, इसमें आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग, या फिर मैं बोलूं सिमुलेशन। ठीक है,
इसको मैं जो है थोड़ा सा गेम के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा आपको, तो आपको इजीली समझ में आएगा। आपने देखा होगा जैसे जो गेमिंग सेंटर होते हैं उसमें जैसे किसी बंदे जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं, कार रेसिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या है, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लगा होता है एक स्क्रीन में, और आपके आगे जो है वो आपके बगल में गियर और वो जो उसका हैंडल वगैरह दे दिया जाता है कार का, तो आप उसको मतलब और आंखों में वो पहन लिया होता है VR वाला, तो उससे आपको क्या, जब चलाते हो तो आपको फील होता है कि आप एक्चुअल में रोड पे चला रहे हैं, है ना। तो ये बताओ ये हेल्पफुल है कि नहीं है, इससे लर्नर सीखेगा कि नहीं सीखेगा, है ना। तो ये बिल्कुल ही सही एक टूल है जो कि लर्नर सेंटर अप्रोच में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैं बात करूँ कम्युनिकेटिव की, तो कम्युनिकेटिव में क्या है, कम्युनिकेशन में आप डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अगर यूट्यूब में कोई लाइव क्लास चल रही है तो आप उसके चैट्स में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव सीखने को मिलेगा, ये बात कर रहा है, या फिर मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिख दिया सपोज ये क्वेश्चन लिख दिया, तो आप जो कमेंट सेक्शन में जब बात करेंगे लोगों से तो आपको और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और डिस्कशन फॉरम्स भी होते हैं। ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेटिव ICT टूल्स के एग्जाम्पल हैं। और मैं बात करूं सिचुएटिंग की, सिचुएटिंग मीन्स वर्चुअल रियलिटी, जिसको हम VR भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है, आपने देखा होगा जो लोग हैं वो हेलमेट टाइप का पहन लेते हैं आंखों में, और उनको जो है वो उनके माइंड में वो चीज़ हो रही होती है ना, वो एक्चुअल में नहीं हो रही होती पर वो उनके माइंड में हो रही होती है। तो दैट इज ऑल्सो जो ये हेल्प करता है सीखने के लिए, ये लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। ठीक है, लर्नर सेंटर अप्रोच में आप ये समझ लीजिए दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब बच गया आपका ऑप्शन इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि आई का मतलब तो इंफॉर्मेशन होता है, तो लोग जो है इंफॉर्मेटिव को टिक कर देते हैं, बट इंफॉर्मेटिव जो आपके टूल्स होते हैं, ICT टूल्स होते हैं, वो होते हैं फैक्ट्स, है ना, डिजिटल टेक्स्ट बुक, ऑडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें जो कन्वर्सेशन होती है वो वन वे मैनर में होती है। समझ रहे हो, जैसे कि डिजिटल टेक्स्ट बुक है, कोई ई बुक है, ठीक है, PDF है, कुछ PDF मान लो, ठीक है, मैंने कोई PDF बना के आपको EMRS की दे दी, तो उसमें क्या है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो आप वो चीज डिस्कस नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी फैक्ट दे रखे हैं बस आप वही पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो, तो उसमें क्या है, लर्नर की सीखने की एबिलिटी जो है वो बाउंड हो जाती है, उतनी ही रह जाती है जितनी वो उसमें अवेलेबल है। एक वीडियो हो गया, ऑफलाइन वीडियो, लाइव क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेटिव ICT टूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत मैं आपको बता दूं, दिक्कत ये है कि इसमें देखो इंटरेक्शन जो है दो पार्टीज के बीच में वो जीरो होता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन जो है, अगर कोई डाउट्स है, कोई कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो वो भी जीरो रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए ये ICT टूल्स जो है लर्नर सेंटर अप्रोच में हेल्पफुल नहीं होते। लर्निंग में हेल्पफुल है पर लर्नर सेंटर अप्रोच में हेल्पफुल नहीं। तो आई होप मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में एक लाइन बता देता हूँ जिससे आप जो है समझ जाएंगे। लर्नर सेंटर अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स को एंगेज और डिस्कशन उस चीज़ में होना चाहिए। तो जिस चीज़ में एंगेज हो, बच्चा एंगेज है, डिस्कशन है, वो समझ लो वो लर्नर सेंटर अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ से जो है आप जो है 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चलेंगे आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा इनमें से कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। ठीक है, तो आप मैचिंग टाइप जो होते हैं वो भी MCQ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हो सकते ही नहीं हो सकते, है ना। आपने देखे ना क्वेश्चन देखे हैं, जैसे मतलब कि बोलते हैं कि A B C 3 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 1 2 3 ऑप्शन है।
आपको बताना है कि कौन सा किसका ऑप्शन है, फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, या सी का थर्ड है ना। तो ये क्या है, ये मैचिंग को एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन हो गया। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम। जो भी सप्लाई टाइप आइटम होता है वो सिलेक्शन टाइप आइटम में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम। एसे टाइप क्या है, जिसमें हम पैराग्राफ देखने को हमें मिलता है। तो अगर मेरे को एक रिस्पॉन्स देना है, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, मतलब कि मैं रिस्पॉन्स के भी प्रोस एंड कॉन्स या फिर मैं कुछ और बातें बता रहा हूं, तो वो एक ऐसे टाइप आइटम ही बन जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं आप। फोर्थ ऑप्शन पे देखिए आप, फोर्थ ऑप्शन बोलता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। देखो पहली बात क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक लिमिट है कि ए बी सी डी में से ये 4 ही ऑप्शन आएंगे, समझ लो। फिक्स रिस्पॉन्स है ना, कि आपको इन चारों में से एक ही सही करना है। तो उसमें बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी कैसे मेजर होगी, आप खुद समझाओ। जब रिस्पॉन्स ही 4 मल्टीपल चॉइस हैं तो बच्चा जो है 4 में से एक ही चूज करेगा। अगर 100 बच्चे हैं तो 4 में से ही तो एक चूज करेंगे। उसमें से तुम कैसे बता दोगे कि भाई कौन सा बच्चा जो है ज्यादा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा कम क्रिएटिव है ना। क्योंकि इसमें एक तो रिस्पॉन्स फिक्स है, दूसरी बात फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, फैक्चुअल नॉलेज लिख लो आप, ठीक है। जबकि क्रिएटिव एबिलिटी में क्या चाहिए, क्रिएटिव एबिलिटी में आपका चाहिए कि ओपन एंडेड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ओपन ओपन एंडेड एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए एंड इलैबोरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तभी तो बच्चा जो है वो उसकी हम क्रिएटिव एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। पर यहां पर तो सब चीज जो है फिक्स हो गई है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है ये। तो एकदम 4 ही ऑप्शन है, तो ये हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, मैंने आपको बता दिया क्रिएटिव। अब क्रिएटिव एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो क्यूरियोसिटी से भी लिंक है, ठीक है। बच्चा जो है उसके अंदर बोलते नहीं है एक, मतलब कि कीड़ा होना चाहिए, है ना, जिसको हर चीज जाननी है। तो ये चीज बहुत इंपैक्ट करती है। सेकंड चीज जो है इन्वायरमेंट का भी इंपैक्ट पड़ता है। अब मान लो एक बच्चा है जिसके आसपास जो है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब शांत स्वभाव के हैं, सब अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है। और एक बच्चा वही है जिसके दोस्त जो हैं वो भी एकदम ऊधमी किस्म के हैं, है ना। उसको अगर पार्क में जाना है तो उनको हर पार्क के हर कोने में जाना है, हर झूले पर झूलना है। तो आप मुझे बताओ कि किस ग्रुप में जो है बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो इनहेंस होगी। तो जाहिर सी बात है जो है बच्चे जो उद्यमी है, उद्यमी कह लो, उद्यमी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो एक्चुअल में क्या है, मोर जो है एंथुजियास्टिक है, समझ रहे हो। तो ऐसे जिनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जो मतलब कि कन्वर्सेशन करने में झिझकते नहीं है, किसी से बात करने में कुछ करने में झिझकते नहीं है, तो ऐसे ग्रुप में जो है बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी जो है इनहेंस होती ही है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है कि भाई ये झूला कैसे झूलता होगा, ये झूला कैसे काम करता होगा, है कि नहीं। या फिर अगर किसी हम बॉटनी गार्डन में जा रहे हैं, ठीक है, तो सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये फूल कैसा है ना, ये फूल हमने देखा ही नहीं है, इस फूल का क्या काम है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है ये भी क्रिएटिव एबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट। अब आपको पता है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इन 4 ऑप्शन में से यूनिट टेस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। यूनिट टेस्ट क्या होता है,
आपको पता है जैसे एक एग्ज़ाम होता है जो यूनिवर्सल चलता है, सीबीएसई वाले जो हैं 10th का पेपर जो है उसमें लेते हैं, मार्च अप्रैल में कंडक्ट करवाते हैं, वो हर सीबीएसई स्कूल में सेम ही है। तो दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यूनिट टेस्ट जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पे, या रेगुलर ना कह लो आप, वो हर स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। और अक्सर स्कूल में ऐसा होता है कि है ना, मतलब वो टीचर के द्वारा बनाया गया पेपर होता है, ठीक है, जो बच्चे के लिए मतलब कि बच्चे सीखते रहें, बच्चे कुछ चीज़ भूले नहीं, है ना, वो जो है उनका एक जो कम्पिटिटिव नेचर है, उनको पढ़ने वो उनके एक डायरेक्शन जो है वो बना रहे, इस चीज़ के लिए यूनिट टेस्ट यूज़ होते हैं। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यूनिट टेस्ट आर अ वे ऑफ एक्सेसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो पूरे साल बच्चों को जो है मतलब कि एक्सेस करने में ये हेल्प करते हैं यूनिट टेस्ट। ठीक है, और ये इनका कोई पर्टिकुलरली शेड्यूल नहीं होता कि भाई ये अगस्त में ही होने हैं, हर स्कूल का जो है अपना अपना होता है। और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों चीज़ें। यूनिट टेस्ट let the teacher know how much knowledge his students are grasping and which student is doing well and which student needs more attention। अब ये टीचर के लिए, यहाँ पे टीचर के लिए एडवांटेज है। कैसे? मान लो टीचर ने तीन चैप्टर पढ़ाए, ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ाए, उसने बोला कि मंडे को एक टेस्ट होने वाला है और ये 3 चैप्टर उसमें से आएंगे। अब बच्चे मेहनत करेंगे और जब यूनिट टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट देखेंगे क्योंकि टीचर अपने हिसाब से बनाएगा, तो उसको समझ में आएगा कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आया है, कौन से बच्चे जो हैं वो बेटर समझें, कौन से बच्चे जो हैं जिन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हमें और उनको सिखाने की आवश्यकता है। तो ये यूनिट टेस्ट जो है उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, इफ देर इज ओनली वन एग्जाम इन अ ईयर स्टूडेंट विल स्टार्ट प्रोकास्टिनेटिंग मतलब कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, दैट इज प्रोकास्टिनेटिंग एंड पुशिंग थिंग्स अराउंड। बट ड्यू टू पीरियोडिक यूनिट टेस्ट स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर द होल सिलेबस इन बिट्स एंड पीसेस फॉर द फाइनल एग्जाम। अब आपको पता है 11th-12th की बात मान लो, आप 12th का एग्जाम फाइनली जो है वो मार्च में होना है, आपको पता है, आपके पास पूरा साल है। ठीक है, अगर यूनिट टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो बच्चे जो है पढ़ाई को टालते रहेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ूंगा, कल नहीं तो परसों पढ़ूंगा, और बच्चों का जो माइंड है वो धीरे धीरे इतना लेजी हो जाएगा कि जब एंड टाइम पे फाइनल एग्जाम आएगा तो भले ही वो बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन लाइफ वो फाइनल एग्जाम में बेटर नहीं कर पाएगा। इसी के लिए जो है बीच बीच में जो है एक साल के यूनिट एग्जाम होते हैं, जिससे जो है बच्चा जो है हर एक सिलेबस को थोड़े थोड़े टुकड़ों में याद करता है, फिर एग्जाम देता है, अपने आप को एनालिसिस करता है कि भाई मैं क्या चीज़ मेरी मिस हो रही है, ताकि वो जो मेन एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। समझ रहे हैं आप? फिफ्थ ऑप्शन, स्टूडेंट कैन गेट टू नो द टॉपिक्स दैट दे आर लैकिंग एंड द मिस्टेक्स दे आर मेकिंग। सेम चीज़ मैंने बताई कि बच्चा जो है वो एग्जाम के थ्रू अपना को एनालाइज कर सकता है कि वो भाई कहाँ गलतियाँ कर रहा है और कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक्स पे उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड दे विल हैव प्रैक्टिस राइटिंग एग्जाम। ठीक है, अगर नंबर अच्छे आते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और बच्चा जो है और ही एक्साइटमेंट लेवल भी अच्छा होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करूं तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर बच्चे के कम एग्जाम आते हैं तो फाइनल एग्जाम से पहले ही वो अपने दिमाग पे बर्डन महसूस करेगा। ठीक है, और आपको पता है जो रूरल एरिया हैं, जहाँ पे जो अंडर डेवलप या डेवलप एरिया कह लो, जहाँ पे जो पेरेंट्स जो हैं वो मतलब कि आपको पता है कि मार्क्स को ऐसा कंपैरिजन लिया जाता है अमंग सोसाइटी, है ना, कि आपके बच्चे के इतने नंबर आए, मेरे बच्चे के इतने परसेंट बने, ये मतलब कंपेयर करने के लिए, है ना। तो अगर मतलब कि सब मान लो यूनिट टेस्ट के मार्क्स जो है उसका सोली सिंपल पर्पस ये होता है कि वो बताए कि बच्चा जो है कहाँ पर लैग कर रहा है फाइनल एग्जाम से पहले। तो अगर उसके एग्जाम जो है वहाँ पे कम आते हैं तो पेरेंट्स जो है एक और प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए। समझ रहे हो? तो वहाँ पे बच्चा जो है जो उसका एडवांटेज है वो उसका डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है, मेंटल उसकी हेल्थ जो है उस पर दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ओके,
ठीक है। बाकी इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड है, एक क्लास है ना, और हर टीचर जो है वो अपने क्लास के हिसाब से अपने हाथ में पेपर बना रहा है, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी है अगर उसको पॉजिटिव वे में लें। ठीक है। अ फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट टेस्ट कुड बी टीचर फोकस ऑन हाउ मैनी फैक्ट अ स्टूडेंट कैन लर्न, नॉट हाउ मैनी कॉन्सेप्ट ही कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि जो है आपको पता है कुछ टॉपिक्स के ऊपर ही यूनिट टेस्ट बनता है, तो मतलब वही है कि टीचर ये फोकस करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा उस यूनिट टेस्ट के पर्सपेक्टिव से। मतलब कि वो जो आप जैसे मतलब 5 क्वेश्चन दे दिए मैंने, और 5 क्वेश्चन में ये टॉपिक है, तो वो उन टॉपिक पे जज करेंगे, ना कि ये कि पूरे सिलेबस में से बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। बट ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टीचर उसको जो है किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हेल्दी कंपटीशन कैन समटाइम्स टर्न इनटू अनप्लेजेंट कंपैरिजन बिटवीन टू स्टूडेंट्स विच कैन अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। ये तो बात मैंने आपको पहली बात में ही समझा दी थी, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि यूनिट टेस्ट का जो है लाभ क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा यूनिट टेस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। टोटली कंट्रोल बाय द स्टूडेंट टीचर, बिल्कुल सही बात है, टीचर ही बनाती हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर जो है टीचर ही तैयार करती हैं। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, लिमिटेड नंबर, मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो जो पेपर बनेगा वो 30 बच्चों के लिए ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई केवीएस वाले भी नवोदय वाले से लड़ाई कर रहे हैं पेपर की, मतलब उनका है ना, क्योंकि हर स्कूल का, हर टीचर का, हर सब्जेक्ट का अपना अपना पेपर बनाने का तरीका है, अपना अपना वो पेपर बनाता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता है। तो एक जो है क्या बोलते हैं, जो कंपटीशन है वो उन्हीं उसी क्लास के बच्चों के बीच में। रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स के साथ भी रिजल्ट जो है वो शेयर होता है। एंड आपको मैंने बताया कि क्या इसका डिसएडवांटेज होता है। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये मेन एग्जाम में होती है। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मतलब जो सभी क्या बोलते हैं, मतलब कि ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे मतलब कि आप वेरियस स्कूल या वेरियस रीजन के बीच में बच्चों को कंपेयर करना हो। जैसे आपको याद होगा ओलंपियाड होते हैं, होते कि नहीं होते, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, ये क्या है, दीज आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो कि डेवलप किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स एट ब्रॉडर लेवल। ठीक है। और इसमें बच्चों को जो है कंपैरिजन, बच्चों का स्कूल जो बच्चे स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में कंपेयर किया जाता है, तो दैट इज यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, और वो उसका जो दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है यूनिट टेस्ट से। आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज, एक क्रिएटिव स्टूडेंट हम किसको बोलेंगे, जिसके पास ए ऑप्शन मेमोराइजेशन एबिलिटी, याद करने की शक्ति हो, तो ऐसे को हम, ऐसी लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रोट लर्निंग, है ना, जिसको सिर्फ याद करना पड़ा, रट्टा मार लिया, याद कर लिया, दैट इज रोट लर्निंग। क्रैम्प करना बच्चे को। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्या इसको हम क्रिएटिव स्टूडेंट बोलेंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा जो है उसके पास वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, उसकी रीजनिंग अच्छी है। एवरेज, अबव एवरेज आईक्यू, तो इसका मतलब भी सेम है कि वो इंटेलिजेंट है, वो उसकी रीजनिंग पावर अच्छी है। क्रिएटिव स्टूडेंट का मतलब क्या है, दैट हैज ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ आइडियाज। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्रिएटिविटी होती क्या है, समझ रहे हो। तो ए क्रिएटिव स्टूडेंट इज द वन हु हैज ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ आइडियाज। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके उसके होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो मतलब कि, समझ रहे हो, उसकी एबिलिटी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए, भाई जो किसी ने सोचा ही ना हो, और आइडिया भी ओरिजिनल रहना चाहिए, तो दैट इज क्रिएटिव स्टूडेंट। ठीक है। आगे आते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मैथड हेल्प इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को इनहेंस करने के लिए, कल्टीवेट मतलब कि सीखने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो आप समझो, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मतलब कि करके सीखना, मतलब फोकस,
ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मान लो आपको क्रिकेट के बारे में बच्चों को बताना है कि क्रिकेट जो है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, उसकी 22 यार्ड की पिच होती है, 3 विकेट इधर होता है, 3 विकेट इधर होता है। तो उससे बढ़िया क्या है, आप जो है उसको क्रिकेट मैच देखने ले जाओ, है ना, या टीवी में देखे वो, है ना, या फिर खेले वो। तो खेलने से उसको जो है वो चीज़ वो सीख जाएगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, करके सीखना। पर इसका सेल्फ डिसिप्लिन से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये चीज़ ऑप्शन गलत है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, उसको खुला छोड़ दिया। भाई यहाँ देखो, यहाँ बच्चा जो है ये मतलब दो धारी तलवार है। यहाँ पे बच्चा जो है डिसिप्लिन सीख भी सकता है और गलत डायरेक्शन में जा भी सकता है। समझ लो, अगर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया, उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो बच्चा जो है वो गलत संगत में, गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये जो है ये दोनों काम के लिए दोनों काम कर सकता है। बच्चे को डिसिप्लिन में ला भी सकता है, बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं ला सकता, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक ऑप्शन सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका सही ऑप्शन है। अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो क्लास का बच्चा जो है उसको हमने मॉनिटर बना दिया, उसको पूरी क्लास की जो है अटेंडेंस लेनी है, पूरे बच्चों पर ध्यान देना कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो जो है वो पहले खुद को भी डिसिप्लिन में लेके आएगा वो बच्चा। ठीक है, उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो बच्चा जो है शैतानी कम करेगा, वो बच्चे पर ध्यान देगा, और क्योंकि वो मॉनिटर है, वो बाकी बच्चों से बेटर कर जाएगा। वो सोचेगा कि भाई मैं बच्चों को तभी हेल्प कर पाऊंगा जब मैं खुद वो चीज़ जानता हूँ। तो बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाएगी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपने देखा होगा, आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनके मतलब कि माँ बाप नहीं होते, वो कैसे अपने घर का जो अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करता है। बच्चे जो है कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनका एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब है फोकस ऑन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। इमेजिनेशन क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये भी जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट करने का तरीका नहीं। ठीक है, ये तो इमेजिनेशन डेवलप करने की बात करता है, इनोवेटिव बच्चों को बनाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल हैं और सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक कोर वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसमें एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्रिएटिविटी, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है एथिक्स एंड एक होती है प्रोडक्टिविटी। ये 5 जो है ये कोर वैल्यूज होती हैं लर्निंग की, या लर्नर की, या स्टूडेंट की। ठीक है, या प्रिंसिपल कह लो आप, ये प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपैलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी हो गया, है ना। जहां क्वालिटी का मतलब क्या है कि बच्चा जो है उसके पास कम क्या बोलते हैं, उसके पास कम हैबिट्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी गुड हैबिट्स हैं। ठीक है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं, क्वालिटी के ऊपर फोकस। क्रिएटिव तो मैंने देख ही बता ही दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने बता दिया। एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज, एक बच्चे की मोरल वैल्यूज क्या है। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मान लो आप उसके कोई रिश्तेदार वगैरह लगते हैं, आप उसके पास जाते हैं मिलने के लिए, आप बोलते हैं हेलो बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, और वो बेचारा शर्मा के मम्मी पापा के पास छुप जाता है। वहीं दूसरा बच्चा है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं नमस्ते बेटा, तो वो भी बोलता है नमस्ते बेटा, कैसे हो अंकल। सेम, दोनों सेम एज के हैं। और आप पूछोगे खाना खा लिया, बोलते हैं हाँ खाना खा लिया। तो मतलब उसकी मोरल वैल्यूज क्या है, उसके एथिक्स क्या है। ठीक है, तो दोनों बच्चे जो हैं और अलग अलग हैं, और दोनों बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। एथिक्स से जो है वो सीखा जाता है। और याद रखिएगा, सबसे पहली जो एथिक्स लर्निंग होती है वो उनके घर में ही होती है। फिफ्थ है आपका प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट, आउटकम क्या आ रहा है, जो सीखा है उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो दैट इज योर
प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये 5 कोर वैल्यूज होती हैं जिनके बेसिस पे जो है आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्नड नथिंग हैज बीन डैश एग्जामिन्ड ऑब्जर्व टॉट यस स्टडीड। मतलब कहते नहीं है टीचिंग में, कहते हैं अगर कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कुछ सीखा नहीं तो इसका मतलब कुछ पढ़ाया नहीं। इफ नथिंग हैज बीन लर्न नथिंग हैज बीन टॉट, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जिसके मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है ना, मान लो क्या बोलते हैं, कोई भी दूसरा है, उसने मतलब कि कुछ बच्चे से कोई सवाल पूछ लिया, उसको कुछ नहीं आया, तो यही बोलेंगे ना, भाई तुमने कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब क्या है? तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया। तो वही सेम चीज है। ओके, आगे आते हैं। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स। कौन सा इन ऑप्शन में से एडवांटेज नहीं है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का? अब इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एक ही में सब कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे सलाद होती है, सलाद की एक थाली होती है, उसमें उसमें क्या बोलते हैं, प्याज भी होता है, मूली भी होती है, गाजर भी होती है, खीरा भी होता है, समझ रहे हो? एक ही में सब कुछ। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड। और टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए टेक्स्ट बुक में क्या होगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का यूज कहाँ है? तो याद रखना है हमको कि दीज आर यूज्ड टू प्रमोट हॉलिस्टिक लर्निंग। हॉलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी और चीज बताता हूं। पहले हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स। ये जो है रेडीमेड पहले से बना हुआ मटेरियल प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी पीडीएफ है ना, जैसे सपोज हम EMRS एग्जाम की पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, है ना, तो दैट इज क्या है, वो रेडीमेड मटेरियल है पहले से। तो ये भी इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का एक एडवांटेज है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज एज ए सिलेबस, बिल्कुल सही बात है, इसको हम सिलेबस की तरह यूज कर सकते हैं। ये मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे। सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू इन एक्सपीरियंस टीचर। जो जिन टीचर को इन एक्सपीरियंस है, जिनको पता नहीं है, नॉलेज ज़्यादा नहीं है, उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दे मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। वो हर स्टूडेंट की अपनी खुद की जो लर्निंग शैली है उसको सूट नहीं करेगी, नहीं लिखा है यहाँ पे। तो यही उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ जो है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक जो है वो स्टूडेंट की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल पे सूट करती ही हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाई ही इसलिए जाती हैं, ये चिल्ड्रन सेंटर्ड होती हैं, या लर्नर सेंटर बोल लो आप, चिल्ड्रन सेंटर बोल लो या फिर लर्नर सेंटर्ड बोल दो। ये उनको ही, बच्चों को ही मद्देनजर देखते हुए बनाई जाती हैं एंड ये एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये होती क्या है, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो अभी EMRS का एग्जाम है, तो मैंने आपको EMRS की ई बुक दी, ठीक है, PDF फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या फिजिकली, जैसे भी आप मान लो, तो मैंने दी। अब समझो उसमें क्या क्या होगा। उस ई बुक में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी होगा, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी होगा, है ना, डोमेन नॉलेज के बारे में भी होगा, मतलब जितने भी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, सारे क्वेश्चन होंगे, सारे टॉपिक्स होंगे। तो वो मैंने आपको दी। तो इसमें क्या है, इसने पूरा सिलेबस कवर किया कि नहीं किया? इसने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया। तो एक तो इसका ये फायदा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसने डिफरेंट कंटेंट को एक ही जगह पे सिंगल बुक में कंबाइन कर दिया। तो इसका मेन एडवांटेज यही है, इट कंबाइंस कंटेंट फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट या वेरियस टॉपिक्स इनटू सिंगल बुक। ये इसका फायदा है,
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ई बुक अगर होगी, ये एग्जाम्पल है, अगर ई बुक हम बनाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, टीचिंग भी है, एनईपी भी है, डोमेन भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, मान लो कोई इनएक्सपीरियंस टीचर है, इनएक्सपीरियंस टीचर है, उसको उसको मतलब नॉलेज नहीं है ईएमआरएस, जैसे सपोज कोई जो है वो यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी करवाता है, वो कोई टीचर, अब उसको ईएमआरएस का पेपर आ रहा तो उसको बच्चों को उसको तैयारी करवानी है, ठीक, अब उसको नॉलेज तो है नहीं ईएमआरएस के बारे में, पर ये बुक जो है उसको एक गाइड की तरह हेल्प करेगी, ये बताएगी भाई कि टीचिंग में ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये आपको पढ़ाने हैं, एनईपी में ये पढ़ाना है, समझ लो। तो ये एक बुक, सिंगल बुक जो है वो पूरे लेसन्स को स्ट्रक्चर करने में उस टीचर की मदद करेगी। तो ये है बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का फायदा, और साथ साथ ये इंडिविजुअल हर स्टूडेंट की जो है कैपेबिलिटी या हर इंडिविजुअल के लिए, जैसे मतलब कि आप बनाना चाहते हो कि ये स्टूडेंट, मतलब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो रीजनिंग में वीक है, रीजनिंग में स्ट्रांग है, मैथ में भी स्ट्रांग है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके रीजनिंग और मैथ के सब्जेक्ट्स उसमें मतलब जो पीडीएफ है उसको कट कर सकता है और रीजनिंग और मैथ के सब्जेक्ट को हटा सकता है, वो अपने हिसाब से जो है लर्निंग स्टाइल्स बना सकता है, या फिर हम जो दे सकते हैं हम उसको उसके हिसाब से भी दे सकते हैं जो उस पर सूट करेगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी है, हम उसको ऑलरेडी एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसलिए ये जो है हॉलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करने में हेल्प करती है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आगे आते हैं, 9th क्वेश्चन पूछता है, अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड द प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, विच अप्रोच इज और ही और शी इज अडॉप्टिंग। कहने का मतलब क्या है, एक टीचर है, वो पहले कोई नियम, कोई रूल समझाता है, कोई लॉ समझाता है, उसके बाद उस लॉ के ऊपर जो है एग्जाम्पल के थ्रू वो कॉन्सेप्ट बताता है। मतलब पहले वो डेफिनेशन देता है, पहले वो डेफिनेशन देता है, फिर उस डेफिनेशन को एग्जाम्पल की मदद से जो है समझाने की कोशिश करता है। तो ये जो है इस केस में टीचर कौन सा अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहा है, क्या वो एक्सप्लेनेटरी है, क्या वो इन्वेस्टिगेटरी है, क्या वो इंडक्टिव है, क्या वो डिडक्टिव है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन, ओनली डेफिनेशन, ओनली थ्योरी, तो ये तो भाई वो अप्रोच नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दे रहा है वो। इन्वेस्टिगेटरी का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाना, या फिर जैसे आपको केमिस्ट्री समझते हो तो लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं होते, तो उस तरह से समझाना, क्या वो तरीका है, तो ये भी वो इन्वेस्टिगेटिव तरीका नहीं है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव में से क्या है, देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंडक्टिव और डिडक्टिव थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए। यहाँ पे हम समझेंगे डिडक्शन या फिर डिडक्टिव अप्रोच क्या कहती है, वो कहती है कि मान लो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और फिर आपने उसको एक कॉन्सेप्ट समझाया पहले, फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझाया, और फिर एक कंक्लूजन निकाला, समझ रहे हो। जैसे कि ऑल मैन्स आर मॉर्टल, सारे मैन जो हैं वो मॉर्टल हैं, जेसन इज अ मैन, जेसन भी एक आदमी है, तो जेसन क्या हुआ, मॉर्टल हुआ, समझ रहे, इस तरह से आप समझा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। बेसिक एग्जांपल, एक लॉ ले लेते हैं, एक लॉ लेते हैं, मान लेते हैं, मैं समझाता हूँ, कोई कोई मुझे बताओ कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं एक समझाता हूँ कि भाई एक हाइट से अगर मैं बॉल गिराऊंगा, रबड़ वाली बॉल है वो टप्पा खाएगी, है ना। तो ये जो है न्यूटन का कौन सा लॉ है,
मैं पहले वो लॉ बता देता हूँ कि भाई ये लॉ है, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बॉल ऊपर से गिरा के दिखाता हूँ आपको, फिर आप समझते हैं, फिर आप कंक्लूजन्स पे आते हैं। तो मतलब क्या, पहले मैंने जो है मेन आइडिया जो है, मेन रूल जो है वो समझाया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, है ना, ऑब्जर्वेशन दिखाई या फिर ऑब्जर्वेशन आपने देखी, उसके बाद आपने जो कंक्लूजन पाए। तो इस तरह के जो अप्रोच है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में भी यही बोला गया ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले रूल, टीचर ने रूल समझाया, उसके बाद उसने एग्जाम्पल के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट समझाया। तो ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है। वहीं मैं इंडक्टिव की बात करूं, ठीक है, वहीं मैं इंडक्टिव की बात करूं, तो इंडक्टिव में पहले जो है, पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, पहले एग्जाम्पल आएंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो है हम एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर हम जो है थ्योरी बनाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूटन साहब की जो है, जो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी मैं देखता हूँ कि न्यूटन साहब जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर जो है एक एप्पल गिरा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेब है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऑब्जर्व किया, उसके बाद थोड़ी जगह उन्होंने और एनालिसिस किया, थोड़ी जगह और टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव अप्रोच है। हम उल्टा आ रहे हैं, डिडक्टिव से उल्टा आ रहे हैं, मतलब कंक्लूजन से हम जो है क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम जो है थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। तो दैट इज योर इंडक्शन अप्रोच। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेक आउट व्हेन आई ईट पीनट्स, मेरा पेट खराब हो जाता है जब मैं पीनट्स खाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये सिम्टम है एलर्जिक होने के। इसका मतलब क्या है, मैं हूँ एलर्जिक पीनट से। ये हमने क्या थ्योरी दी थी, ये हमने फैक्ट बता दिया। समझ रहे, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये मैंने अपने अंदर जो है ऑब्जर्व किया कि मैं जैसे ही मूंगफली खाता हूँ वैसे ही मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ठीक है, उससे मुझे पता लगा कि मैं बीमार पड़ना क्या है, वो मतलब है क्या है, मुझे एलर्जी है, और मैं एलर्जी किससे, पीनट से है। ये मैंने फैक्ट कंक्लूड कर दिया, थ्योरी निकाल दी। तो दैट इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। ये है आपकी इंडक्शन अप्रोच। तो ये चीज आपको दो चीज समझनी है कि इंडक्शन और डिडक्शन क्या होता है। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, इट इज जजमेंटल हेंस इवैल्यूएटिव। तो यही जो ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि ये जजमेंटल नहीं होता। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है कि आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यूस फीडबैक आपको मिल रहा है, तो आप इंप्रूव करते आ रहे हैं। तो जैसे सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फीडबैक। ये बिल्कुल सही बात है, आप खुद को एसेस कर रहे हैं कि आपने कितना सीखा है, तो आप वो कंटिन्यूस फीडबैक के थ्रू ही आप समझ पाएंगे कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना, किस एरिया में जो है इंप्रूवमेंट चाहिए, किस में आपको नहीं चाहिए। ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पता चलेगा फीडबैक के थ्रू। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ ताकतवर है वो, कहाँ वो वीक है सब्जेक्ट में, ये आपको पता चल जाता है इससे। ये बिल्कुल सही बात है। इट अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इंप्रूव वन। तो आप देखेंगे ये तीनों ऑप्शन जो है आपस में एक दूसरे की बात बता रहे हैं, है ना। फीडबैक के थ्रू ही आप जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर सकते हैं। साथ साथ उस पर बच्चा जो है, जब उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, तो उस पर वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजी बना सकता है। स्पेसिफिक एक्शन का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी बना सकता है। जैसे कि मान लो आप जो है मॉक लगाते हैं EMRS का, आपको समझ में आता है कि मेरे जो है इंग्लिश में नंबर कम बन रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई मैं एक फुल मॉक के साथ साथ मैं 2 सेक्शनल मॉक दूंगा इंग्लिश के, तो इससे मेरी क्या है, इंग्लिश जो कमजोरी है वो बेटर हो जाएगी। तो ये क्या है, इट इज ये सेम पॉइंट है, इट अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इंप्रूव अपॉन। ठीक है, ऐसे ही होता है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों चीजें आपको समझनी है। ठीक है, ये है असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब क्या है, इट हेल्प स्टूडेंट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग एंड फिक्स पर्सनल गोल फॉर फर्दर लर्निंग। हम जो है शॉर्ट टर्म गोल को फिक्स कर देते हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। ठीक है, मान लो हमें EMRS का एग्जाम निकालना है, तो हम देखेंगे कि आज मुझे जो है ये मॉक देना है, ये मुझे करना है,
हम पर डे का जो टारगेट है वो फिक्स कर देते हैं। हम पर डे जो है अपनी लर्निंग को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम उस सीखने की कोशिश करते हैं जिससे हम जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंप्रूव करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। लर्निंग के लिए प्रोसेस ऑफ एविडेंसेस फॉर यूज बाय लर्नर्स एंड द टीचर टू डिसाइड वेयर द लर्नर्स आर इन देयर लर्निंग। मतलब कि अभी जो बच्चा है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, अभी जो है बच्चा जो है वो मान लो कोई एग्जाम दे रहा है तो अभी वो उस एग्जाम में कितना परसेंट जो है पास करने के उस पे है, लाइन पे है, रोड पे है। समझ रहे हो कि मतलब 50% जो है वो मतलब उसने उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 50% जो है उसने इंप्रूवमेंट किया है, अभी वो 80% पे है, 20% उसको और मेहनत करनी है। समझ रहे हो, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये 3 शब्द का मतलब है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग के की असेसमेंट। ये एक एक्टिविटी होती है। इट इज एन एक्टिविटी टू मेजर, record and report on student level of achievement with respect to specific learning expectation। ठीक है, आपने जो गोल निर्धारित किया है उसको आप मेजर कैसे करेंगे कि आप वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप एक एक्टिविटी क्या है, जैसे सपोज आप जो है मॉक लगा रहे हैं, आप हर दिन का स्कोर चेक कर रहे हैं कि आज मेरे 100 में से जो है 80 आए, कल मेरे 100 में से जो है 75 आए थे। आप फिर आपने परसों मान लो कल भी एग्जाम दिया तो आपने फिर देखा कि मेरे 87 आए। तो मतलब क्या, मैं हर दिन जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं मेजर कैसे करूँगा कि मैं कितना सीख रहा हूँ। दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये 3 तरह की आपको 3 तरह के कथन जो हैं, 3 तरह के जो चीज़ें हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा और इससे आपने जो है काफ़ी कुछ समझा होगा। साथ साथ आपने पैटर्न को भी समझा होगा कि एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि EMRS का एग्जाम जो है सिर्फ एक ही बार 2023 में ही हुआ है, इससे पहले कि हमारे पास PYQs नहीं है, तो हम मोटा मोटा जो है अंदाजा ये नहीं बोल सकते कि मतलब यही आएगा। ठीक है, हम एक गेस लगा सकते हैं, हम एक पैटर्न को समझ सकते हैं। तो वही मेरा उद्देश्य है, वही मैं चाहता हूं कि आप समझें और आप आसानी से EMRS का एग्जाम निकाल पाए। ठीक है, तो यहीं पे मैं अलविदा कहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।